साथियों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन टॉप 25 क्वेश्चंस जो साइंस सीरीज के अंतर्गत होता है का डिस्कशन करते हैं। तो आज भी हमारा 25 क्वेश्चंस होगा जिसमें देखेंगे हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथ ही आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही करंट अफेयर्स की क्लास लॉन्च होने वाली है साथियों। तो आप जुड़े रहिएगा और अपने रेलवे श्रृंखला के अंतर्गत रेलवे एग्जाम को फोड़िएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जो पहला कथन है, रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा जो कथन है, उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील है और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। सबसे पहले साथियों, जो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक था, मेंडलीफ नामक जो वैज्ञानिक था, ये कौन था? ये दरअसल एक रूसी वैज्ञानिक था। कौन था साथियों? रूसी वैज्ञानिक था। अब जो मेंडलीफ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। मेंडलीफ का आवर्त सारणी कब आया था साथियों? तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी आया था सर 1869 में आया था। जस्ट न्यूलैंड के बाद आया था साथियों। साथ में जो मेंडलीफ के समय में कितने तत्व ज्ञात थे? तो साथियों 63 तत्व ज्ञात थे। यहां पर साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि मेंडलीफ ने जो है हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था। हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था। साथ में इसके समय तक अक्रिय तत्वों की खोज भी नहीं हुई थी। लेकिन मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने जब आवर्त सारणी बनाया था, उस समय उन्होंने कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ा था। लेकिन साथियों यहां पर देखते हैं कि जो दो कथन दिए हैं उसमें से कौन सा सही है। देखते हैं, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन, तो साथियों ये भी गलत है। कार्बन और हाइड्रोजन नहीं साथियों, बल्कि ऑक्सीजन और कार्बन को इन्होंने क्या किया था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। अब ध्यान क्यों केंद्रित किया था? तो उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम क्रियाशील थे। साथियों ये भी गलत है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील थे। क्या है साथियों? ये अधिक क्रियाशील थे। तो हमारा जो उत्तर होगा यहां पर दोनों कथन गलत है। तो हमारा उत्तर ये होगा साथियों। और मेंडलीफ से संबंधित इन तत्वों को, इन शब्दों को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, जो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार जो है ब्लैंक्स को निरूपित करता है। तो साथियों हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, जो क्लोर क्षार प्रक्रिया होता है, क्लोर क्षार जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत होता क्या है? तो साथियों हम NaCl का क्या करते हैं? जलीय विलयन लेते हैं और इस जलीय विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है? एक हाइड्रोजन गैस, साथ में क्लोरीन और साथ में हमको प्राप्त होता है NaOH। जो NaOH होता है साथियों ये क्या है? क्षार है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर? NaOH। अब NaOH एक प्रबल क्षार है। साथ में यहां पर देखिए जो CaCO3 है इसे चूना पत्थर कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? चूना पत्थर कहते हैं। जो CaOH2 है इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसे कहा जाता है कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसका उपयोग कहां करते हैं? तो साथियों इसका उपयोग करते हैं हम साबुन बनाने के लिए, अपमार्जक बनाने के लिए, धातुओं से ग्रीज को हटाने के लिए, इन सब का क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं साथियों आगे। देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? तो साथियों हम पिछले लेक्चर में कई बार इसका वर्णन कर चुके हैं। जो CnH2n होता है ये कौन सा ग्रुप है? तो ये एल्किन ग्रुप है। कौन सी ग्रुप है साथियों? एल्किन ग्रुप है। अर्थात एथिन, मेथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन ये सब इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो यहां पर यही बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्किन का सामान्य सूत्र अनुसरण करता है? तो साथियों एल्काइन नहीं साथियों। एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है साथियों। CnH2n-2। एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्किल का जो फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। साथियों ये आपके लिए नया है तो थोड़ा सा बता दें इसमें, जैसे कि एथिल, जैसे कि मेथिल, जैसे कि एथिल।
ठीक है साथियों, आगे और बढ़ते जाएगा और हमारा सही उत्तर क्या होगा, एल्किन, जैसे कि आप लोगों को फार्मूला देखकर तुरंत ही बता दिया गया था। तो बढ़ते हैं यहां पर आगे। देखिए विद्युत तापीय उपकरण में हीटिंग एलिमेंट के रूप में से किस पदार्थ का सामान्यतः उपयोग किया जाता है, किस पदार्थ का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग मतलब कि क्या होता है, गर्म। किसी भी चीज को ज्यादा गर्म मतलब कि ज्यादा तापमान प्राप्त करने के लिए हम किस चीज का उपयोग करेंगे, देखते हैं ऑप्शन अनुसार। यहां पर जो होता है कांस्टेंट दिया है साथियों, यहां पर दिया है नाइक्रोम, यहां पर दिया है टंगस्टन, यहां पर दिया है टीन लेड मिश्र धातु। दरअसल साथियों ये भी मिश्र धातु है, ये भी मिश्र धातु है, और ये जो टंगस्टन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसे W से संकेत से दर्शाते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 74 होता है। और इसी टंगस्टन से हम क्या करते हैं, इसी टंगस्टन से हम बनाते हैं बल्ब का फिलामेंट। क्या बनाते हैं साथियों, बल्ब का फिलामेंट। अब क्यों बनाया जाता है बल्ब का फिलामेंट, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है आवर्त सारणी में सर्वाधिक होता है। आवर्त सारणी में जो गलनांक होता है वो सर्वाधिक होता है, और कितना होता है तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों। अब देखिए जो इसका आंसर होगा हमारा आंसर होगा नाइक्रोम। जो नाइक्रोम का तार होता है साथियों, ये नाइक्रोम होता है ये दरअसल मिश्र धातु है, और ये क्या करता है, ज्यादा तापमान को उत्सर्जित करता है, इसलिए हम नाइक्रोम का यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट के रूप में। अब देखिए यहां जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम जो होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो साथियों नाइक्रोम मिलकर बना होगा, इसी से निकालिए, Ni से निकाल लीजिए निकिल प्लस क्रोमियम, साथ में नाइक्रोम, साथ में निकाल लीजिए मैग्नीज, और साथ में होता है यहां पर आयरन। ये होते हैं साथियों क्या, नाइक्रोम जो मिश्र धातु है इन सब चीजों से मिलकर बना होता है। जो टीन लेड है, कल भी हमने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, जो टीन लेड होता है इससे क्या बनता है, तो इससे बनता है फ्यूज तार। क्या बनता है साथियों, फ्यूज तार, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रांगत, इसी को बोलते हैं फ्यूज तार, इसी को बोला जाता है क्या कहते हैं, सोल्डर तार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सोल्डर तार भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कांस्टेंटन होता है, ये भी मिश्र धातु है, तो इसका निर्माण होता है किससे, इसका निर्माण होता है साथियों तांबा से, और साथ में टीन से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमारा 5th क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और क्या बनाएगा, उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो साथियों यहां पर बात किया गया है किसका, अवतल दर्पण का। तो साथियों इस प्रकार होता है अवतल दर्पण। यहां पर जो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु से जाने वाली जो रेखा है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और इस बिंदु को कहा जाता है, इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को कहा जाता है क्या, ध्रुव। इसे कहते हैं हम ध्रुव। अब साथियों अवतल दर्पण में जो बाहर किया जाता है लेप किया जाता है, ठीक है साथियों। अब देखिए जो अवतल दर्पण में कहा गया है कि वह कौन सी स्थिति है जहां पर वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और साथ में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों एक चीज तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना चाहिए, जो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब का निर्माण करेगा वो उल्टा करता है। यहां पर देखते हैं जो अत्यधिक छोटा भी बनना चाहिए, वास्तविक भी बनना चाहिए, उल्टा ही बनना चाहिए। तो साथियों आप जानते हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जो है हमारे अवतल दर्पण पर प्रवेश करता है, तो वो टकराने के बाद हमारे कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है साथियों। यहां पर 2 चीजें याद रखना है, अनंत से आना चाहिए हमारा क्या, अनंत से प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होना चाहिए, और जब अनंत से प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होता है तो हमेशा किससे गुजरेगा, वो फोकस से होकर जाएगा, और फोकस पर ही क्या बनता है, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब। अब चूंकि अवतल दर्पण है और प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब भी बनेगा, और ये वास्तविक है तो उल्टा प्रतिबिंब का ही निर्माण होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा साथियों, फोकस। बढ़ते हैं आगे। देखिए चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार P, Q, R और S एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु है। साथियों यहां पर अवतल दर्पण दिया गया है, दरअसल यहां पर दिया नहीं गया है, मैं बता देता हूं अभी, ठीक है। यदि बिंदुओं P, Q, R, S से वक्रता केंद्र की दूरियां, दरअसल साथियों यहां पर 1 2
3 और 4। यहां पर C है साथियों, मतलब कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, और इससे जो दूरी है यहां पर R1 दूरी, यहां पर R2 दूरी, और यहां पर क्या होगा R3 दूरी, और यहां पर होगा R4 दूरी। तो इनको नाम दे दिया गया है P, Q, R और S। तो यहां पर बोला गया है P, Q, R, S से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2 और R3 है, R3, R4 है। तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन साथियों। अब देखिए, जो वक्रता केंद्र होता है, आपको पहले से पता है, जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। अगर से हम इस वक्र अवतल दर्पण को इस प्रकार कर दे तो क्या होगा, हमें बीच में प्राप्त होगा क्या, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के लिए जो परिधि की दूरी होगी, वो चारों जो परिधि है उसकी सतह पर हमेशा दूरी क्या होगी, समान। तो यहां पर हमारा उत्तर जो होगा R1, R2, R3 और R4 क्या होंगे, समान। ये भी R है और ये भी R है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि साथियों जो वक्रता केंद्र है उसके चारों ओर की दूरी समान है, और यही इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोलियां जैसे कि उस दिन भी क्वेश्चन में आया था पिछले लेक्चर में, मुखी गोलियां जैसे कि आई पील, जैसे कि सहेली, ये करते क्या है, शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देते हैं। देखो साथियों, क्या करते हैं, शरीर में हार्मोन्स को परिवर्तित कर देते हैं। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीकों का चयन कीजिए। अर्थात देखिए, यहां पर एक बात जान लीजिए, जो प्रेगनेंसी विरोधक जो गोली होते हैं, जिन्हें मुखी गोलियां कहा जाता है, ये जैसे कि होते हैं आईपिल और सहेली। इन गोलियों का जब सेवन किया जाता है तो शरीर में होता क्या है, शरीर में होता है साथियों क्या, हार्मोन्स चेंज। अब ये हार्मोन्स चेंज होते हैं तो शरीर में होता क्या है, तो साथियों जो अंडवाहिनी होता है, वहां जो ओवरी होता है, ओवरी से ओवम क्या होता है, ओवम नहीं निकल पाता। अब जब ओवम नहीं निकल पाता तो ये फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है साथियों, मतलब कि क्या हुआ, देखते हैं ऑप्शन, अंडाणु मुक्त होते हैं लेकिन निषेचन नहीं होता। ऐसा तो बिल्कुल गलत है, अंडाणु मुक्त ही नहीं होता, अंडाणु का निर्माण नहीं होता। उसके बाद है गर्भाशय का अस्तर टूटता है, इससे क्या होता है साथियों, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है, गर्भाशय का जब अस्तर टूटता है तो इससे निर्माण होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात एमसी का। और एमसी में जो होता है, जो पहली बार जो एमसी आता है 11 से 12 साल के बीच में, इसे क्या कहते हैं हम, रजो दर्शन। क्या कहते हैं साथियों, रजो दर्शन, और इंग्लिश में कहा जाता है इसे मिनार्की। क्या कहते हैं, मिनार्की। जबकि जो अंतिम जो लगभग 50 साल के अंदर में होता है, इसे कहा जाता है रजो निवृत्ति। क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति, और इसे कहा जाता है मोनोपास। क्या कहते हैं साथियों, मोनोपास, अंतिम एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। गर्भाशय का स्तर टूट जाता है तो ये भी नहीं साथियों, अंडाणु मुक्त नहीं होते और निषेचन नहीं होता। तो साथियों ये हमारा आंसर सही होगा। अंडाणु का निर्माण तो होता है लेकिन वो निषेचित नहीं होते, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। देखिए, यौगिक एक से एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। तो एक्स की पहचान कीजिए। साथियों पिछले लेक्चर का ये भी हमारा क्वेश्चन है, इससे संबंधित जो हमारा एक्स होता है वो यहां पर क्या होगा, NaOH। साथियों यहां पर साथियों यहां पर NaOH नहीं होगा हमारा आंसर क्या होगा, धावन सोडा। और इस धावन सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3, साथ में होता है 10H2O। इसका जो उपयोग किया जाता है कांच के निर्माण में किया जाता है धावन सोडा का उपयोग। यहां पर जो बेकिंग सोडा होता है इसका फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है फार्मूला होता है NaOH। ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहा जाता है विरंजक चूर्ण, इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है। विद्युत मोटर साथियों प्रत्येक घर में है। यहां पर पूछा गया है कि विद्युत मोटर का उपयोग कहां पर नहीं होता।
देखते हैं विद्युत मिक्सचर में, तो बिल्कुल साथियों ये विद्युत है, विद्युत मिक्सचर में हम मोटर का यूज करते हैं, विद्युत वॉशिंग मशीन में भी करते हैं। जो विद्युत वॉशिंग मशीन होता है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्रण, अर्थात बाहर की ओर लगने वाले बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत आयरन और विद्युत फैन, तो विद्युत फैन में भी हम मोटर का यूज करते हैं, जबकि विद्युत आयरन में हम मोटर का उपयोग नहीं करते, बल्कि यहां पर किसका यूज किया जाता है? नाइक्रोम के तार का। किसका करते हैं साथियों? नाइक्रोम के तार का यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो मेंडल नामक वैज्ञानिक था, जिसे आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। यहां पर मेंडल के बारे में पूछा गया है। तो क्या है? जीन का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। साथियों ये यहां पर गलत है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं, नहीं, प्रत्येक जो युग्मक होता है उसमें एक ही जीन के एक ही प्रतिरूप होता है। जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं, तो बिल्कुल सही है साथियों। और जीन शब्द को किसने दिया था? तो जीन शब्द को दिया था किसने? जोहानसन ने दिया था। और जो जीन होता है, ये जीन क्या होता है? तो याद रखना ये डीएनए का कोड होता है। क्या होता है? ये डीएनए का प्रोटीन युक्त कोड। क्या है साथियों? डीएनए का प्रोटीन युक्त कोड। और जीन युग्मक में आते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? ये वाला होगा, जो प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला जो कथन है, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो सही साथियों। अधिकांश जो कार्बन यौगिक होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कार्बन यौगिक होता है वो हाइड्रोजन के साथ सामान्यतः यौगिक बनाता है। और ये कैसे यौगिक होते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? सहसंयोजक यौगिक होते हैं। और सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? तो निम्न होते हैं। बिल्कुल सही है साथियों। अब यहां पर देखिए ऑप्शन दोनों हमारे कथन क्या है? सत्य है। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को खालिस्तान कहा जाता है। तो मान लीजिए कोई बीकर है, बीकर के अंदर कोई पदार्थ का विलयन है, अगर से वहां पर अविलेय पदार्थ उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अवक्षेप। क्या कहते हैं साथियों? अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप क्या है? तो एक अवक्षेप क्या है? तो एक अविलेय पदार्थ है। क्या है? अविलेय पदार्थ है, जैसे कि AgCl हमने पिछले लेक्चर में देखे हैं अभी। ठीक है साथियों, तो इसको क्या कहेंगे? अवक्षेप हमारा सही होगा। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किडनी एक उत्सर्जी अंग है, निम्न में से किस दो पदार्थों का किडनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किडनी द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है, किसका किया जाता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन। नहीं साथियों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संबंधित। तो किडनी का कार्य मुख्य क्या है? किडनी का जो मुख्य कार्य है हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया। उसके बाद देखिए जल और O2 का, तो यहां पर भी गैस आ गया, तो आप ऑप्शन काट सकते हैं। जल और लवण का, तो ये हमारे शरीर में साथियों ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। शर्करा और लवण का, तो ये भी गलत है। हमारा जो आंसर होगा क्या होगा साथियों? सी होगा। अब यहां पर देख लीजिए जो किडनी है, किडनी से संबंधित तथ्य देख लीजिए। जो किडनी है, किडनी की इकाई क्या है? तो किडनी की इकाई जो है नेफ्रॉन है। क्या है साथियों? नेफ्रॉन है। और चूंकि नेफ्रॉन है, इसीलिए किडनी का अध्ययन क्या कहते हैं हम? नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नेफ्रोलॉजी। अब जो किडनी होते हैं, एक किडनी में जो एक किडनी होता है उसमें कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? तो नेफ्रॉन्स, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं एक किडनी में। जो किडनी का वजन होता है, जो किडनी का वजन होता है लगभग पुरुषों और महिलाओं में 120 से 170 ग्राम के बीच होता है, जिसमें महिलाओं में कम और पुरुषों में ज्यादा ग्राम। ठीक है साथियों, ग्राम। आगे और किडनी के बारे में देखें तो किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना? बाहर निकालना, जैसे कि हो गया यूरिया, जैसे कि हो गया यूरिक एसिड, और साथ में अमोनिया। अमोनिया का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अमोनिया को क्या करता है? यूरिया बदल देता है। किसमें? यूरिया और यूरिक
यकृत बदल देता है साथ ही यूरिया और यूरिक एसिड में। अब देखते हैं और आगे, तो किडनी में जो होता है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये कितने चरणों में होती है? तो 4 चरणों में होती है। यहां पर जो पहला चरण होता है, पहला चरण होता है साथियों ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस एक हुआ। दूसरा नंबर में होता है रीऑब्जर्वेशन। क्या होता है साथियों? रीऑब्जर्वेशन। तीसरा नंबर में होता है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। और चौथा नंबर में होता है एक्सक्रेशन। क्या होता है साथियों? एक्सक्रेशन। इन सब चरणों से हमारा जो मूत्र है होकर गुजरता है। साथ में हिंदी में देख लीजिए, इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस को कहा जाता है निस्यंदन, रीऑब्जर्वेशन को कहा जाता है पुनर्अवशोषण और ट्यूब्यूलर सिक्रेशन को कहा जाता है नलिका स्रवण और एक्सक्रेशन को कहा जाता है त्याग। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई। देखिए साथियों, यहां पर लंबाई कितनी है? 1 गुनी अर्थात L है, प्रतिरोध कितनी है? तो R है। उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुना लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले अन्य तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो साथियों, यहां पर पहला दिया गया था L लंबाई, बाद में कर दिया गया 9L, और प्रतिरोध जो है हमको पूछा गया है। और क्या बोला है? समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि पहले यहां पर क्षेत्रफल A रहा होगा, तो यहां पर भी क्षेत्रफल क्या होगा? A होगा। तो यहां पर पूछा गया है कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, हमारे दिया गया है। देखिए, तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई A होता है। यहां पर R अनुक्रमानुपाती L है, तो साथियों जब L जो है 9 गुना हो रहा है, तो हमारा प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाएगा? 9R के बराबर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 9R। बिकॉज क्योंकि R अनुक्रमानुपाती L, जब आपने लंबाई को 9L कर दिया, तो अनुक्रमानुपाती होने के कारण हमारा जो प्रतिरोध होगा ये भी कितना हो जाएगा? 9 गुना। बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोधक 5 वोल्ट की स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए, जो 4 ओम के 2 प्रतिरोधक है कैसे जुड़े हैं? तो समांतर क्रम में। अब जो समानांतर क्रम में जो फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर 4 ओम का 2 प्रतिरोध है, तो साथियों पहले टोटल R इक्विवेलेंट निकाल लेना। तो क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 4 है तो 1/4 प्लस 1/4। यहां पर जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों? 4 एलसीएम होगा और हो जाएगा कितना? 2/4, यानी कि कितना हो जाएगा? 2। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है साथियों, हमें पूछा क्या गया है? तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान कितना हो जाए? तो V इज इक्वल टू होता है IR। R जो है हमारा 5 वोल्ट दिया है हमें, और साथ में R जो इक्विवेलेंट हमें जो प्राप्त हुआ है कितना हुआ है? 2। तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू के आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देना, ये किसका कारण है? तो साथियों ये है हमारा आंसर, प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित पॉइंट, तो सुन लीजिए। देखिए, जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो पॉइंट है, यहां पर क्या क्या होता है? तो सूर्योदय व सूर्यास्त के पहले, सूर्योदय व सूर्यास्त के 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद, सूर्योदय और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद सूर्य का दिखाई देना, ये भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का एक उदाहरण है। अगर से हम किसी बीकर में किसी पेंसिल को रख दे, बीकर में पेंसिल को रख दे, तो वहां पर उस पेंसिल का क्या दिखाना? मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अगर से किसी ग्लास में हम नींबू रख दिए, तो उस पानी से भरे ग्लास में नींबू रख दिए, तो उस नींबू का क्या दिखाई देना? बड़ा दिखाई देना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। साथ में अगर हम किसी ग्लास के अंदर कोई सिक्का रख दे, तो सिक्का का अपने वास्तविक गहराई से
ऊपर की ओर दिखाई देना, ये भी किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अगर से हम जल में कोई मछली देख रहे हैं तो मछली का भी वास्तविक गहराई से ऊपर की ओर दिखाई देना, ये भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। प्रिज्म में रंगों का विक्षेपण होना, ये भी किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का ही उदाहरण है साथियों। तो इन सब जो अन्य फैक्ट है इनको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड लिए गए उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। बढ़ते हैं आगे। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब बनना निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान। देखो साथियों, यहां पर जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या करता है? आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। अब आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है तो यहां पर तो आप सीधा सीधा ऑप्शन को ही डिलीट कर दो। कैसे कैसे ऑप्शन को डिलीट करेंगे? जब आभासी प्रतिबिंब का ही निर्माण हो रहा है तो माइनस तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी माइनस हो ही नहीं सकता। जो आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होगा। अब यहां पर एक चीज याद रखना, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये क्या करते हैं? तो हमेशा छोटे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। कैसा करते हैं? छोटे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। और जब छोटे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? जो आवर्धन का मान होता है 1 से कम होता है। जब बराबर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी बराबर बनता है, तो उस स्थिति में m बराबर 1 अर्थात मैग्निफिकेंस आवर्धन। और जब बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो m ग्रेटर देन 1 आता है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस में तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/3। अगर से इसे ऐसा नहीं बनाना है, नहीं आ रहा है समझ में, तो जो आवर्धन का मान होता है m = v/u होता है साथियों। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए, सॉरी लेंस के लिए, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो। तो देखिए रखिए यहां पर मान, हम वस्तु की दूरी को हमेशा कैसे लेते हैं? माइनस लेते हैं। तो माइनस यहां पर देखिए v है ऊपर, तो प्रतिबिंब कितने? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। जो अवतल लेंस होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सामने ही बनता है, तो ये भी माइनस आएगा। तो -10/-30, क्योंकि हम वस्तु की दूरी को क्या लेते हैं? हमेशा माइनस में लेते हैं। तो इसका भी हो जाएगा यहां पर 1/3, जो हमारा आंसर क्या है? 1/3। इस प्रकार बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, निम्न में से क्या ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? पूछा है साथियों, नहीं है। तो ओजोन परत कहां है? तो ओजोन परत आप लोगों को मालूम है कि समताप मंडल में है। समताप मंडल में जो इसका हिस्सा है 90% है, क्षोभ मंडल में इसका हिस्सा कितना है? 10% है। ओजोन परत करता क्या है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकता है। यह अल्ट्रावायलेट किरण क्या करता है? तो त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। ओजोन की जो गंध है किस प्रकार है? ओजोन की गंध जो है सड़ी मछली के समान है। अब अगर से सड़ी मछली ऑप्शन में ना रहे तो याद रखना, अगर से आप समुद्र किनारे जाते हैं तो कौन सी गैस को हम, किस गैस की उपस्थिति है वहां पर समुद्र किनारे? तो वहां पर जिस प्रकार सड़ी मछली है तो उसी प्रकार कई सड़े गले पदार्थ होते हैं साथियों। तो समुद्र किनारे भी आंसर हमारा आ जाएगा ओजोन गैस। साथ में तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है? ओजोन का फार्मूला होता है O3। और सबसे पहले ओजोन परत में क्षरण का जो पता लगाया गया था सन 1885 में लगाया गया था। अब देखते हैं साथियों यहां पर, तो क्या ओजोन परत की क्षरण का परिणाम नहीं है? तो यहां पर देखिए सुनामी, सुनामी है क्या साथियों? नहीं, यही हमारा आंसर होगा। नहीं है पूछा है, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी किरणें का आना, तो ये सत्य है। प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना साथियों, अल्ट्रावायलेट किरण के पड़ने पर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, त्वचा कैंसर होता ही है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, और साथियों यहां से और एक संबंधित क्वेश्चन याद रख सकते हैं। जो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था वर्ष 1987 में लाया गया था। तो मॉन्ट्रियल कहां है? तो ये कनाडा का एक शहर है, ये कनाडा का एक शहर है। वहां पर प्रोटोकॉल लाया गया था ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। कब लाया गया था? तो 1987 में 16 सितंबर के दिन। तो इसीलिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? तो ओजोन दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं
आगे देखिए, गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? जो ये कॉलीफॉर्म जीवाणु होता है, ये कॉलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो ये दरअसल जानवरों व मनुष्यों के कहां पर? आंत में पाया जाता है। कौन सा? ये कॉलीफॉर्म जीवाणु, इसे कहा जाता है ई कोलाई जीवाणु। और ये करता क्या है? तो ये जो है जल का अवशोषण करता है। क्या करता है? शरीर में जल का अवशोषण करता है। लेकिन ये हमारे मल के साथ भी बाहर आता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? मल के साथ बाहर आकर ये जल में मिल जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण का इसीलिए कहा जाता है कॉलीफॉर्म जीवाणु को सूचक। क्या कहते हैं? सूचक। जैसे कि प्रदूषण का सूचक कहते हैं हम लाइकेन नामक पौधा को, उसी प्रकार हम जल प्रदूषण का सूचक कहते हैं किसको? इस ई कोलाई नामक जीवाणु को। तो क्या कहा गया है कि प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? तो उद्योग से निकले हुए रासायनिक अपशिष्ट। हाँ, बिल्कुल सही है कि उद्योग से निकले हुए रासायनिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण होता है, लेकिन ये पूछा गया है हमको कॉलीफॉर्म जीवाणु से संबंधित, तो हमारे आंसर नहीं होगा। अदग्ध शवों का विसर्जन, अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। अब साथियों यहाँ पर कपड़े धोना ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है रेलवे द्वारा, इसका आंसर बताया गया था बी, जबकि इसका आंसर होगा सी। पर अब रेलवे एग्जाम ने पुनः अगर से क्वेश्चन पूछा ये वाला, तो हमेशा उत्तर क्या आएगा? अदग्ध शवों का विसर्जन। जब शव को हम नदी में बहा देंगे, तो उस स्थिति में उनके आंत में पाया जाने वाला जो ई कोलाई जीवाणु होगा, वो भी क्या करेगा? जल को विसर्जित करेगा। साथ में जो अनुपचारित सीवेज है, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो हमारा उत्तर अभी के लिए साथियों बी ही होगा। बढ़ते हैं यहां पर आगे, देखते हैं पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? पौधों में परिवहन। अब पौधों में जैसे ही परिवहन आया, तो हमारे मन में सवाल आना चाहिए किसका? जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम और फ्लोएम का। जो जाइलम होता है जल व खनिज का, जल व खनिज का क्या करता है? ये परिवहन करता है। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है? पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है साथियों, यहां पर देखिए, अब हमारा जो ऑप्शन है, जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर गलत पूछा गया है। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, यही तो गलत है साथियों। द्विदिशीय नहीं होती। जो जल है, देखिए अगर से मैं यहां बनाना चाहूं, देखिए ये जो होता है हमारा पेड़ हुआ, यहां नीचे में जड़ है, यहां पर साथियों पानी है, और पानी में साथ में H2 और क्या है? यहां पर खनिज है। तो जो जल का अवशोषण होगा, जल का अवशोषण क्या कहलाता है? यहां पर परासरण। क्या कहलाता है? परासरण, ऑस्मोसिस। और ये कौन सी क्रिया के द्वारा पानी ऊपर चढ़ेगा? तो इस क्रिया को कहते हैं हम केशिका क्रिया। कौन सी क्रिया? केशिका क्रिया। जो केशिका क्रिया होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते, तो पानी का ऊपर चढ़ना अर्थात पत्तियों तक जाना, ये क्या होगा? जल का जड़ से लेकर पत्ती तक जाना, ये जो दिशा है वो एक दिशीय है। जबकि जो पत्ती में जो बने हुए भोजन है, उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये द्विदिशीय है। लेकिन यहां पर जल और भोजन दोनों की गति को द्विदिशीय कहा गया है, ये बिल्कुल नहीं है। यहां पर केवल और केवल जल की जो गति है वो एक दिशीय है। तो हमारा आंसर साथियों यही सही होगा, क्योंकि पूछा क्या गया है? गलत। बाकी ऑप्शन भी सुन लीजिए। जो वाहिकाएं, वेसल्स और वाहिनियां मृत कोशिकाएं होती है, तो सही बात है साथियों। जो वाहिकाएं और वाहिनियां हैं, ये ट्रेकिन मृत कोशिका के भाग होते हैं। तो दरअसल ये जाइलम के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? जाइलम के प्रकार होते हैं। अब जाइलम के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। जाइलम में पहला जो आता है वाहिका है, दूसरा है वाहिनियां, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा है जाइलम रेशा। तो एकमात्र मृत जो होता है वो कौन सा होता है? जाइलम रेशा। उसी प्रकार जो देखिए फोर्थ ऑप्शन जल की गति का, अच्छा इसमें बच गया ना, चलो सही है। अब यहाँ पर चालनी नलिका के बारे में बताया गया है। तो चालनी नलिका किसका टाइप है? तो ये फ्लोएम के टाइप होते हैं। फ्लोएम में 5 टाइप होते हैं साथियों। चालनी नलिका, साथी नलिका, अब चालनी कोशिकाएं, और क्या होते हैं? फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है साथियों, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। जल की गति साधारण भौतिक बलों द्वारा होती है, जबकि भोजन की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही बात है साथियों। जल की गति के लिए हम क्या? भौतिक प्रक्रिया अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, परासरण क्रिया के कारण ये ऊपर चढ़ती है, केशिका क्रिया के कारण,
अब साथ में जो भोजन की गति है वो ऊर्जा के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सही बात है। पत्तियों में बने भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं श्वसन के दौरान उत्पन्न हुए ऊर्जा का उपयोग करके भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा ये द्विदिशीय नहीं एक दिशीय होगा जल के लिए, जबकि भोजन के लिए द्विदिशीय होगा। देखते हैं डायनेमो में विद्युत धारा खालिस्तान के सिद्धांत का करके उत्पन्न करती है। तो डायनेमो मतलब कि जनरेटर। क्या होता है साथियों? जनरेटर। अब ये जनरेटर किसके ऊपर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। इसकी खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने। जो जनरेटर होता है वो क्या करता है? तो विद्युत क्या करता है साथियों? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो घर में जनरेटर आप लोग जलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखें चयनित पारगम में झिल्लियां वे झिल्लियां होती हैं इनमें से किसका प्रवेश जो है अनुमति, अर्थात एक कोशिका की बात कही गई है। कोशिका में होता है केंद्र। जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के बारे में पूछा गया है। जो कोशिका झिल्ली है वो पारगम में, चयनित पारगम में। कैसे? इस चयनित पारगम में को और क्या क्या कहते हैं? इस चयनित पारगम में कोई कहा जाता है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य इसे ही कहा जाता है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक और इसी को कहा जाता है अर्धपारगम्य, वर्णनात्मक और चयनित झिल्ली। ठीक है साथियों। अब ये करता क्या है? तो साथियों एक कोशिका से दूसरे कोशिका जुड़े हुए होते हैं। जो कोशिका झिल्ली है इसका मुख्य कार्य है विलायकों को कोशिका के अंदर प्रवेश करना। विलायकों जैसे कि जल को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देगा, जबकि जो विलेय पदार्थ होंगे उनको कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। तो देखते हैं यहां पर केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं। और दूसरा ऑप्शन है केवल विलेय अणु को, तो विलेय अणु को तो अंदर जाने नहीं देता, न तो विलायक को नहीं विलेय, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। विलायक और विलेय दोनों को अणु को जाने नहीं देता। हमारा आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन, केवल विलायक अणुओं को ही कोशिका के अंदर प्रवेश करने देता है। विलायक से कहने का अर्थ होता है जल, जबकि विलेय अणु को प्रवेश करने नहीं देता। तो बढ़ते हैं यहां पर आगे। दी गई द्विस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? तो P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? जैसे कि द्विस्थापन अभिक्रिया बताया गया है, तो मैं यहां पर बना देता हूं AB प्लस CD। अगर से ये दोनों क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या? AC प्लस BD। क्या बनेगा साथियों? AC प्लस BD। सॉरी, ये क्या बनेगा? AD प्लस BC। क्या बनेगा? AD प्लस BC। तो यहां पर देखिए जो Ag है मतलब कि सिल्वर है, सिल्वर के साथ ऐसा क्या रहा होगा जो इसके साथ जाकर जुड़ गया? तो साथियों यहां पर समझ में आ रहा है जो Ag है Na के साथ कौन जुड़ गया? NO3 जुड़ गया। मतलब कि यहां पर क्या रहा होगा? NO3 रहा होगा। तो यहां पर क्या रहा होगा? मतलब कि यहां पर Cl रहा होगा। तो हमारा क्या होगा? पहला ही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहां पर अगर से समझ नहीं आ रहा है तो इसे देख लीजिएगा, इसमें पूरा शब्द समझ में आ रहा है कि A और AB प्लस CD तो एक दूसरे को विस्थापित कर दिए, 2 बार स्थापित किया तो द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाया। बढ़ते हैं यहां पर आगे। देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिसे क्या कहते हैं? हम समूह कहते हैं, जिन्हें समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां, जिसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो हमारा दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो 118 तत्व है। 118 तत्व में दोस्तों 94 प्राकृतिक तत्व है, जबकि जो बचे वाले 24 तत्व है ये क्या है? मानव निर्मित तत्व है। आधुनिक आवर्त तत्व में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने गैसें हैं? तो कुल 11 गैसें हैं। एकमात्र द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है? पारा है। जबकि अधातु कौन सा है? तो ये ब्रोमीन है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। बाकी 18 समूह और 7 आवर्त है, ये बिल्कुल सही है। देखते हैं निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो प्रोटीन का विखंडन करेगा कौन? पेप्सिन। हमारा सही उत्तर क्या होगा? पेप्सिन। अब इस प्रोटीन के विखंडन करने के लिए कौन आवश्यक होता है? तो याद रखना जो आमाशय होता है, आमाशय में हमारे क्या क्या निकलते हैं? यहां से जठर रस। क्या होता है साथियों? यहां पर जठर रस। और इसी जठर रस में पाए जाते हैं क्या? जठर रस में पाए जाते हैं
एंजाइम। अब इन एंजाइम के बारे में सुन लीजिए। एक होता है पेप्सिन, क्या होता है साथियों, पेप्सिन, और एक होता है क्या, रेनिन। ये रेनिन का जो मुख्य कार्य होता है दूध का पाचन करना होता है, दूध का पाचन करना होता है। अब ये जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनिन नामक एंजाइम किस अवस्था में असक्रिय हो जाता है, तो ये लगभग 8 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है, शरीर में कार्य नहीं करता। जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव जो होता है पेप्टिक सेल से होता है। किससे होता है, पेप्टिक सेल से होता है। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को कहां क्या करता है, प्रोटीन का कर देता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में क्या तोड़ देता है। और साथियों जो पाचन की सही परिभाषा है, एंजाइम के द्वारा जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और साथियों यहां पर और इससे संबंधित कोई फैक्ट जो पेप्सिन होता है, हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्रोटीन का पाचन हमारे किस अंग से शुरू होता है, तो आमाशय से शुरू होता है। बढ़ते हैं आगे साथियों, यहां पर हमारा हो गया टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है साथियों, थैंक यू।